मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा एसएसटी और चैप्टर है हमारा 4। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। चैप्टर क्या है हमारा 4, द एटमॉस्फेयर, यानी हमारा वायुमंडल। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव रीड दैट द एटमॉस्फेयर इज़ वन ऑफ द 3 डोमेन विच क्रिएट द बायोस्फीयर। देखिए, हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा जो बायोस्फीयर है वो किस तरीके से क्रिएट होता है। द एटमॉस्फेयर इज एन एनवलप ऑफ एयर और अराउंड द अर्थ वी मे नॉट एबल टू सी द एयर येट इज प्रेजेंट ऑल अराउंड। देखिए, हमारे चारों तरफ क्या पाया जाता है? वायुमंडल पाया जाता है, यानी हवा पाई जाती है जो कि हमें नहीं दिखाई देती, और वही क्या कहलाता है? हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। Composition of air. The air is a mixture of several gases. The two gases which are present in large quantities are nitrogen 78% and oxygen 21%. The remaining about 1% is composed of the other gases like carbon dioxide, helium, ozone, argon, hydrogen, methane, etc. In addition of these gases, there are also present particles of dust and smoke. When we inhale a combination of these gases and particles. These gases are not present in the same proportion at all place. This differs from place to place and time to time. देखिए, इसमें हमें सबसे पहले क्या बताया गया है, मैंने आपको रीड कर दिया। तो अब आप इसे समझिए कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। हमारे वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण है। जैसे हमने पढ़ा है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी अनेक गैसेज हैं जो हमने अपने एटमॉस्फेयर में पढ़ी हैं। तो वही चीज़ में बताई गई है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मिलती है वो कौन सी है? नाइट्रोजन, जिसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं? देखिए, ये वाली, ये जो आपको वो फिगर में दिखाई दे रही है, ये वाली, ये क्या होती है? हमारी नाइट्रोजन, जिसे N2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कितनी है? 78%। फिर आती है हमारी, देखिए ये वाला पार्ट, जिसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ, रेड ले लेती हूँ। ये वाला, ये क्या है हमारा? देखिए इतना, ये वाला रेड वाला पार्ट नहीं है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये कौन सा है? हमारा ऑक्सीजन, इसे O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और बाकी जो 1% गैसेस है उसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, मेथेन, ओजोन, जितनी भी आपकी गैसेस होती हैं वो हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन को मैंने आपको बता दिया किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? N2 से। More than 3/4 of the air is made of these gases. Nitrogen is needed by plants, but they cannot take it directly from air. Bacteria is the soil and roots of plants absorb in the change in its form, so that it can be used by plant. देखिए, जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स के लिए और ह्यूमन्स के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी होती है। आपने देखा होगा जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमने दो ही गैसेस मेन सुनी है क्या? हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी और ऑक्सीजन को लिया। तो लेकिन इसमें जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन की कुछ अमाउंट हमारे अंदर जाती है, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, मतलब कि बाहर निकालते हैं, तो नाइट्रोजन की कुछ मात्रा बाहर आती है। तो ये क्रिया चलती रहती है। ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं उन्हें भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। जो ये अपना नाइट्रोजन कहाँ से? एटमॉस्फेयर से, और जो सॉइल में होता है उससे प्राप्त करते हैं। अब कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिन्हें नाइट्रोजन ना मिलने की वजह से वो क्या होते हैं? नाइट्रोजन के लिए किसी इंसेक्ट को या फिर किसी मतलब कि छोटे जीव जंतु जो होते हैं उन्हें खाते हैं। जैसे हमारा पिक्चर प्लांट्स हो गया, तो ये क्या करते हैं? उनको ईट करते हैं। किसके लिए? क्योंकि उनके पास नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती। उस नाइट्रोजन को पाने के लिए क्या करते हैं? इंसेक्ट को खाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अभी हमने पढ़ा हमारे वायुमंडल में कितना है? 21%। और ऑक्सीजन क्या है? एक बहुत ही मेन गैसेस है। किसके लिए? लिविंग के लिए। हम अर्थ पर, हमारे अर्थ प्लैनेट है, आपने पढ़ा होगा कि हमारे कितने प्लैनेट्स हैं? जो अर्थ है, अर्थ पे जो लिविंग थिंग्स रहती हैं वो इसी वजह से रहती है क्योंकि इस प्लैनेट पे हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। चलिए, दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट गैस विदाउट विच
animals and humans would not have survived, as when we inhale we take oxygen into our lungs. This gas is also produced by plant during the process of photosynthesis. We consume it and plants produce it. This helps in maintaining the balance of this gas. However, the balance is distributed when we cut down tree. This is the reason that tree are so important for us our life. देखिए इसमें हमें क्या बताया गया, ध्यान से समझिएगा. जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसमें वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ग्रहण करते हैं. तो और हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं. तो उससे क्या होता है, जो बैलेंस है पृथ्वी का वो बना रहता है. और जैसे कि अब ह्यूमन एक्टिविटी कर रहा है और प्लांट्स को कट कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है. और उसी वजह से ये जो आपने सुना होगा ओजोन परत में छेद हो रहा है या अनियमित बारिश का कारण, ये सब उसी के कारण बनते जा रहे हैं. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. हमारी मेन गैसेज है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी अधिकता से हमें इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पोर्टेंट गैस, थॉट इट इज ओनली 0.03% ऑफ द टोटल एयर ग्रीन प्लांट नीड. देखिए ये जो 0.03 है ना, अब ये बढ़ चुकी है. ठीक है, नीड दिस गैस टू मेक देयर फूड. ह्यूमन एंड एनिमल इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज the way of nature keep balance between animals and plants. However, when we burn fuel, the carbon dioxide contained in the air rising, affecting a change in the climate and weather of the earth. देखिए इसमें बताया गया है कि जैसे हम कुछ चीज़ जलाते हैं तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिड्यूस होती है, मतलब कि निकलती है. और जैसे हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उन्हें चलाने से जो धुआं निकलता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है. तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे वेदर को, क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं. क्लियर. चलिए अब क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है, द envelope of the air around the earth reaches up a height of about 80 km. Thought it extends to almost 1600 km. Its height varies from place to place. It is highest at the equator, the lowest of the pole. ठीक है. If we divided the height of atmosphere into layer, it can be divided into 6 broad layers. देखिए इसमें बताया गया है कि जो ग्रेविटी होती है वो हाई होती है पोल्स पे, और इक्वेटर पे क्या होती है, लो होती है, यानी शून्य होती है. और जो आपकी एटमॉस्फेयर है उसको कुछ लेयर्स में डिवाइड किया गया है. वो है हमारी 6 लेयर, जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हमारी जो लेयर बताई गई है वो क्या है, हमारी ट्रोपोस्फेयर. क्या है, ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, ट्रोपोस्फेयर मतलब कि क्षोभ मंडल. ये सबसे निचली परत होती है. अगर हम देखें तो इसे हम आसानी से देख सकते हैं, जहाँ पे हमारे बादल वगैरह दिखाई देते हैं, ये वही होती है. चलिए पढ़ते हैं. द ट्रोपोस्फेयर इज नियरेस्ट टू द अर्थ सरफेस एंड एक्सटेंड up to about 8 to 18 km with an average height of about 13 km. It is the densest layer. We live in this layer. This layer is the most distributed layer. It is made up of all gases in addition to which has dust particles and water vapors. ठीक है, इसमें क्या मौजूद होते हैं, डस्ट पार्टिकल और हमारे वाटर वेपर्स. ऑल द वेदर फिनोमिनास लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हिल स्टॉर्म ऑकर इन ट्रोपोस्फेयर. जितने भी हमारे मौसमी घटनाएं हैं, जैसे बारिश का होना, कोहरा, ये सब इसी लेयर में हमें देखने को मिलता है. दिस लेयर प्रोटेक्ट अस फॉर इंटेंस हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे and it does not allow heat the escape during the night. Thus it keeps the warm at night. The average temperature is the troposphere decrease at the rate of 1 degree centigrade per 165 meter, called normal lapse rate. The upper limit of the troposphere is called the tropopause, after which the
स्ट्रेटोस्फेयर बिगन। देखिए जहाँ पे हमारी सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होती है और जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होती है उसको क्या कहते हैं, ट्रोपोस्पाउस, ठीक है। और ये जो लेयर होती है यहाँ पे सारी मौसमी घटनाएं देखने को मिलती है और ये क्या करती है, दिन के और रात के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर यानी हमारा समतापीय मंडल। अबव द Above the troposphere lies the stratosphere. It extends to a height of about 50 km. This layer is free from cloud and other weather phenomena. We रुकिएगा ज़रा। कहाँ थी हम? हाँ, स्ट्रेटोस्फेयर पे क्लीन एंड पीसफुल लेयर ऑफ एयर, the temperature reach up to 40 degrees centigrade. This is the reason that this layer is used by aeroplanes. An important feature of this layer is the ozone, which is concentrated between 15 km and 35 km. This gas is important as it protects us from the harmful effect of the अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। देखिए ये जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है ये क्या करती है, इसमें ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर क्या करती है, हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है और जो हमारे एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं वो इसी लेयर में उड़ते हैं। फिर आता है हमारा मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दिस इज थर्ड लेयर and extend up to a high of about 80 km. This meteorites falling from the space burn up in this layer. This burn limited to mesosphere is the मेसोस्पाउस। देखिए जहाँ पे लेयर खत्म होती है उसे मेसोस्पाउस कहते हैं और जहाँ पे आपने देखा होगा उल्का पिंड आते हैं वो इसी लेयर्स में आके क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये होती है हमारी मेसोस्फेयर। फिर आती है हमारी लोनोस्फेयर। फोर्थ लेयर है हमारी ये लिनोस्फेयर नहीं है, आयनोस्फेयर है। इसे आयन मंडल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, आयन मंडल। आइए हमारा the ionosphere lie above the mesosphere, ranging from about 85 km to 400 km from the earth's surface. This layer contains ionized electrical charges air which reflected radio waves by which wireless communication is facilitated between distant place to on the earth। ठीक है, ये कितनी क्या है इसकी रेंज, 85 से 400 किलोमीटर तक की। नेक्स्ट लेयर है हमारी फिफ्थ, थर्मोस्फेयर। दिस इज आउटर लिमिट ऑफ द आइनोस्फेयर वेयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली। द आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। यानी आइनोस्फेयर जो ये टेम्परेचर है ये क्या करती है, राइज को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सपोरर यानी बाह्य मंडल। दिस इज द outermost layer of the earth atmosphere in the range from the about 400 km to 800 km and from the upper limit of atmosphere where it gradually measures with the space. The density of the air is very low. This is the layer where many man-made सैटेलाइट ऑर्बिट दिस अर्थ। देखिए जितनी भी सैटेलाइट होती है वो यहाँ पे हमें पाई जाती हैं और ये हमारी सबसे बाह्य लेयर होती है जो कहाँ होती है, 400 किलोमीटर से 800 किलोमीटर के बीच में। फिर आता है हमारा वेदर और क्लाइमेट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वेदर और क्लाइमेट। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। तो चलिए स्टेप पढ़ते हैं हम।
Weather is the condition of the atmosphere over a short period of time, while climate is the overall condition of the atmosphere over a long period of time, such as a month, season of year. It an aggregate condition of weather. There is difference of extent also. Weather show the atmospheric condition over a short area or a particular place, while climate show the atmospheric condition over a large area such as a town, state, region or country. Weather is based on actual data of difference aspect of temperature, wind, humidity, sunshine, air pressure, rainfall, etc. While climate is an average condition of this एस्पेक्ट। देखिए इसमें हमें वेदर और क्लाइमेट के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले मैं ऐसा आपको समझा देती हूँ। देखिए वेदर क्या है हमारा, ये मान के चलिए कि ये एक शॉर्ट पीरियड है। जैसे कल गर्मी थी, आज सुबह बारिश का मौसम हुआ, अभी थोड़ी हवा चल रही है और शाम को फिर से गर्मी हो जाए। तो वेदर क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। आपने सुना होगा कि दिल्ली में बारिश हो रही है, यहाँ नहीं हो रही। तो ये भी एक वेदर का ही है कि कहीं पे अलग होता है, कहीं पे अलग होता है। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जैसे इस समय रेनी सीजन चल रहा है, तो ये क्लाइमेट है कि रेनी सीजन है। ये एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है, थोड़ा सा मतलब कि इसे टाइम ज़्यादा दिया जाता है। तो इसमें डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट। नंबर 1, वेदर क्या होते हैं, इट शो एक्चुअल डेटा ऑफ एटमॉस्फेयर कंडीशन। ये एक्चुअल डेटा देते हैं, जैसे हर घंटे का समय बदलता रहता है। इस समय टेम्परेचर क्या है, अगले घंटे क्या होगा, या इस समय बारिश होगी या नहीं, अगले घंटे क्या इसका कंडीशन रहेगी। और क्लाइमेट क्या होता है, इट शो एवरेज एटमॉस्फेयरिक कंडीशन। ये क्या बताएगा कि शायद आज कल परसों बारिश हो सकती है, टाइम नहीं पता। तो ये हमारा क्लाइमेट है। नंबर 2, इट शो एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी ये छोटे टाइम के लिए बताता है। और ये क्या करता है, कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ये लंबे टाइम के लिए बताता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में क्लाइमेट है वो कैसा रहेगा। इट शो एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस। ये क्या बताएगा, आप अगर मैप पे डालोगे या आप देखोगे कि मेरठ में अलग टेम्परेचर है या मेरठ का जो वेदर है वो अलग है, हो सकता है यहाँ बारिश हो रही हो, और कहीं और जहाँ आप के रिलेशन में कोई रहता हो या कोई आपका जानने वाला रहता हो, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर या फिर टेम्परेचर वो अलग हो। तो ये वेदर होता है। और इट्स सो एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर अ लार्ज एरिया। और लार्ज एरिया में जैसे आपको बताया जाए कि उत्तर प्रदेश में क्या है, भारी बारिश होने की संभावना है। तो इसमें पूरा एरिया का यानी एक क्लाइमेट बताया गया है, ठीक है। तो ये आज का फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।